हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगली सुबह द बॉम्बे फ्लाइंग क्लब में सुधांशु अपने हॉस्टल के कमरे में था कि उसका रूममेट वहां आकर सुधांशु से बोला, हे सिद्धू, तुम्हें मैडम बुला रही है। जिस पर सुधांशु उसे देखते हुए बोला, मुझे अभी नहाना है। कार्तिक, उनसे कहो कि मैं कुछ देर बाद आऊँगा। जिस पर कार्तिक मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें पता है ना शिल्पा मैम कैसी है। सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए जल्दी से वॉशरूम में जाकर शावर लेता है और जल्दी जल्दी रेडी होकर कमरे से बाहर निकल जाता है। सुधांशु हॉस्टल से निकलकर जैसे ही क्लब के अंदर पहुंचता है, उसके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कर रही थी। सुधांशु उसके बगल से होकर जाने लगता है, जिस पर वो लड़की उसके हाथ को पकड़ कर कहती भी, क्या एटीट्यूड यार, फ्रेंडशिप ही तो करना है। अपने हाथ से उसे लड़की के हाथ को छुड़ा कर बोला, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, इसलिए दूर रहो मुझसे। इतना कहकर सुधांशु वहाँ से जाने लगा, जिस पर वो लड़की जल्दी से उसके सामने आकर बोली, क्यों क्यों, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिसके लिए तुम इतने लॉयल हो कि मुझे फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहते। सुधांशु गहरी सांस लेकर बोला, एक्चुअली आई एम मैरिड और बहुत जल्दी बाप बनने वाला हूँ, लेकिन तुम चाहो तो मेरे बच्चे की बुआ बन सकती हो। वो लड़की जिसका नाम शांति था, सुधांशु की बात पर उसके चेहरे पर अशांति साफ नजर आ रही थी। सुधांशु उसके चेहरे के एक्सप्रेशन के देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगा, जिस पर शांति फिर से उसके सामने आकर बोली, एक मिनट, लेकिन तुम्हारे स्टेटस में तो सिंगल लिखा हुआ है। तो वो अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले एक कड़क आवाज़ आती है, हो क्या रहा है यहाँ पर। सुधांशु, जो कि अपनी ट्रेनिंग कस्ट्यूम में था, पलट कर उस 25 साल की लड़की की तरफ देखते हुए नहीं में अपनी गर्दन हिला देता है, जिस पर वो अपने हाई हिल्स पहने चलकर शांति के सामने आकर, ट्रेनिंग पर ध्यान दो शांति, बहुत पैसे लगते हैं। अगर एक अच्छी एयर होस्टेस नहीं बन पाई तो सारे पैसे डूब जाएंगे। शांति उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी शिल्पा मैम। शिल्पा शांति की मुस्कान को इग्नोर करते हुए सुधांशु से बोली, तुमसे कोई मिलने आई है। सुधांशु कंफ्यूज होकर बोला, नाम क्या है मैम। शिल्पा पीछे पलट कर बोली, अंदर आ जाइए। देखते हुए नहीं मैं अपनी गर्दन हिला देता है, जिस पर वो अपनी हाई हिल्स पहने चलकर शांति के सामने आकर बोले, ट्रेनिंग पर ध्यान दो शांति, पैसे बहुत लगते हैं। अगर एक अच्छी एयर होस्टेस नहीं बन पाई तो सारे पैसे डूब जाएंगे। शांति उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी शिल्पा मैम। शिल्पा शांति की मुस्कान को इग्नोर करते हुए सुधांशु से बोली, तुमसे मिलने आई है। सुधांशु कंफ्यूज होकर बोला, नाम क्या है मैम। शिल्पा पीछे पलट कर बोली, अंदर आ जाइए। शिल्पा के ऐसे कहते हैं ध्रुवी अंदर आते हुए सुधांशु की तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोली, हाय सिद्ध। ध्रुवी को अपने एकेडमी में देखकर सुधांशु की आंखें बड़ी हो जाती और जल्दी से उसके पास जाकर धीरे से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ध्रुवी सुधांशु के रिएक्शन पर हल्का सा मुस्कुरा कर, तुम्हें कुछ सामान देने थे, बस इसलिए चलिए, तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो। सुधांशु ध्रुवी की बात पर बोला, मैं यहाँ कहाँ नर्वस हो रहा हूँ, क्या सामान देना था, मैं तो अपना सारा सामान लेकर आया हूँ। शांति, जो कि ध्रुवी को बड़े गौर से देख रही थी, जल्दी से ध्रुवी के पास आकर बोली, हेलो, मेरा नाम शांति दुबे है, मुझे आपसे कुछ कहना था। ध्रुवी एक नज़र सुधांशु को देखकर शांति से बोली, जी कहिए। जिस पर शांति मुस्कुराते हुए बोली, आप सुधांशु की वाइफ हो। सुधांशु आंखें बड़ी करके शांति को देखने लगता है, वहीं ध्रुवी सुधांशु के चेहरे के रिएक्शन पर शांति की तरफ देख हल्का मुस्कुरा कर बोली, हाँ। शांति सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, सच में तुम्हारी वाइफ काफ़ी खूबसूरत है, इसलिए तुम मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते। सुधांशु अभी भी सदमे में शांति को घूरे जा रहा था, वहीं ध्रुवी शांति की शिकायत पर सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, वाई सिद्ध, तुम इनसे फ्रेंडशिप क्यों नहीं करना चाहते। सुधांशु ध्रुवी के हाथ को पकड़कर शांति को इग्नोर कर शिल्पा से बोला, मैम मुझे ज़रा इसे 2 मिनट अकेले में बात करनी है। शिल्पा एक नज़र ध्रुवी को देखने के बाद अपना सिर हिला देती है, जिस पर सुधांशु ध्रुवी को लेकर लिफ्ट की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद उनकी लिफ्ट आकर टेरेस पर रुकती है तो सुधांशु ध्रुवी के हाथ को पकड़कर बाहर ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, शांति की बातों पर ज़्यादा गौर मत करना। ध्रुवी सुधांशु की बात पर हल्का मुस्कुरा कर बोली, लेकिन उसने काफ़ी अच्छी बात कही, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। सुधांशु ध्रुवी की बात को इग्नोर करते हुए बोला, तुमने कहा तुम कुछ देने आई थे। ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए अपने हाथ में पकड़े बैग से एक डिब्बा निकालकर सुधांशु के सामने रख कर बोली, एक्चुअली मैंने तुम्हारे पापा के केक सेंटर को ज्वाइन किया है और अंकल से पैनकेक बनाना भी सीखा है।
मैंने बनाया था तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना दो और उसी को देने आए थे। सुधांशु ध्रुवी की बात पर उसके हाथ से डिब्बा लेकर बोला, थैंक यू, पढ़ते वक्त मुझे ज़रूरत होगी। जिस पर ध्रुवी मुस्कुराते हुए बोली, देखा मैं तुम्हारी ज़रूरत का अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ, इसलिए मुझसे शादी करके तुम कभी भी रिग्रेट महसूस नहीं करोगे माय डियर हस्बैंड जी। सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही मिस शारंग, आप काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंट है। ध्रुवी सुधांशु की बात पर हल्का मुस्कुरा देती है और डिब्बे की तरफ इशारा करके कहती है, टेस्ट करके बताओ ना कैसा बना है। मैंने पहली बार कुछ बनाया है। सुधांशु ध्रुवी की बात पर डिब्बा खोले पैनकेक टेस्ट करने के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, लेकिन मेरी मॉम के पैनकेक की बराबरी नहीं कर सकती। जिस पर ध्रुवी एक पैनकेक अपने लिए निकाल कर बोली, मुझे करनी भी नहीं है क्योंकि मॉम और मेरी सिस्टर की जगह अलग होती है। मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि मेरे बनाए केक तुमने खाए। जिस पर सुधांशु कुछ पल चुप रहकर बोला, क्या सिर्फ पैनकेक देने आई थी? जिस पर ध्रुवी सुधांशु को देखते हुए बोली, क्यों, तुम सुनना चाहते हो कि मैं तुमसे मिलने आई थी? ध्रुवी की बात पर सुधांशु मुँह बनाते हुए बोला, तुम इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों हो? आदत है मेरी, अक्सर चेहरे को देखकर हाले बयां कर सकती हूँ मैं, ध्रुवी ने मुस्कुरा कर कहा। सुधांशु ध्रुवी की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, तुम बिल्कुल मेरे जीजा जी की तरह हो, वो भी बिल्कुल खड़ूस है, तुम भी बिल्कुल खड़ूस हो। ध्रुवी मुस्कुराते हुए बोले, बहुत मिस करते हो ना भाई को? सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, उनसे होने वाले बहस बहुत याद आते हैं, लेकिन देखो ना वो काम में इतने बिजी है कि मुझसे मिलने भी नहीं आ पाते। ध्रुवी अपना फ़ोन निकाल कर मृत्युंजय को वीडियो कॉल करने लगती है। दूसरी तरफ से मृत्युंजय कॉल अटेंड करते हुए बोला, क्या हुआ ध्रुव? मृत्युंजय की आवाज़ से सुधांशु जल्दी से फ़ोन की तरफ देखने लगता है, जिसमें मृत्युंजय की नींद भरी नज़रें नज़र आ रही थी। सुधांशु मृत्युंजय को देखते हुए बोला, क्या बात है, इतने बड़े अंपायर का मालिक इतने लेट से सोकर उठ रहा है? मृत्युंजय सुधांशु के आवाज़ पर अपनी आंखों को मलते हुए फ़ोन की तरफ देखकर बोला, तुम ध्रुवी के साथ क्या कर रहे हो और लेट से सोकर नहीं उठा हूँ? रात भर सोया ही नहीं हूँ। ध्रुवी स्क्रीन के सामने आकर बोली, मैं सुधांशु से मिलने आई थी। मृत्युंजय आंखें रोल करते हुए बोला, तुमसे कहा था ना मेरे साला से दूर रहना, उसकी जुबान बहुत कड़वी है। आपसे तो मीठी जुबान है मेरे जीजे, सुधांशु ने स्क्रीन पर आते हुए कहा। वहीं महक सुधांशु की आवाज़ सुनकर जल्दी से मृत्युंजय के हाथ से फ़ोन लेकर सुधांशु को देखते हुए बोली, सिद्ध तुम ठीक हो ना? महक की बात सुनकर मृत्युंजय उसे अजीब नज़रों से देखते हुए बोले, ट्रेनिंग पर गया तुम्हारा भाई, बॉर्डर पर जंग लड़ने नहीं गया है जो इतनी फिक्र कर रही है। कभी अपने पति के भी कर लिया करो। मृत्युंजय के कटाक्ष पर सुधांशु बोला, क्यों, आपको क्या जलन हो रही है? सच में आप बहुत जलनखोर हो। आपकी बहन मेरे साथ है फिर भी आपको जलन हो रही है और मेरी बहन आपके साथ है फिर भी आपको जलन हो रही है। मृत्युंजय महक के हाथ से फ़ोन लेकर सुधांशु को धमकाते हुए बोला, मेरी बहन से दूर रहना। जिस पर सुधांशु हल्का मुस्कुरा कर बोला, आप मेरी बहन से दूर रहो, मैं आपकी बहन से दूर रहूँगा। मृत्युंजय सुधांशु को मुस्कुराता हुआ देख अपने दांत पीस कर बोला, तुम्हारी बहन मेरी बीवी है। सुधांशु ध्रुवी के कंधे से पकड़कर अपने करीब खींचकर मृत्युंजय से बोला, आपकी बहन मेरी होने वाली बीवी है। मृत्युंजय सुधांशु को बुरी तरीके से घूरने लगता है। वही ध्रुवी को बहुत हंसी आ रही थी। महक सुधांशु और ध्रुवी के साथ में देखकर सुधांशु से बोली, सिद्धू क्या तुम ध्रुवी को लाइक करते हो? महक के सवाल पर ध्रुवी और मृत्युंजय दोनों सुधांशु को देखने लगते। सुधांशु महक के जवाब में कहता है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन हो जाएगा बहुत जल्दी। जिस पर मृत्युंजय चीढ़ते हुए बोला, तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि वो तुम्हारी होने वाली बीवी है? क्यों, क्या शादी के बाद प्यार नहीं करते? तो मैं लव अरेंज मैरिज करके प्यार करूंगा, सुधांशु ने मृत्युंजय को उकसाते हुए कहा। मृत्युंजय चिल्लाते हुए, मैं तुम्हें अपना जीजा बिल्कुल नहीं कहूँगा। सुधांशु मृत्युंजय के बात पर मुस्कुराते हुए बोला, वो दिन दूर नहीं है जीजे। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए चैलेंज भरी आवाज़ में, तुम्हारे ट्रेनिंग से आने तक अगर मैं ध्रुवी की शादी किसी रिच आदमी से ना करवा दी तो मेरा नाम भी मृत्युंजय शारंग नहीं। जिस पर ध्रुवी मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, लेकिन भाई मैं तो सुधांशु के बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ, फॉर विच आई विल हैव टू मैरी सुधांशु। ध्रुवी के बात पर सुधांशु आंखें टिमटिमाते हुए मृत्युंजय को देखकर चिढ़ा देते हैं। वही मृत्युंजय कुछ कहता उससे पहले ही महक मृत्युंजय से बोली, आप फिर से मेरे भाई को हट करना चाहते हो। सुधांशु महक की बात सुनकर छोटा सा मुंह बनाकर शिकायत करते हुए बोला, दीदी जीजे को मेरी खुशी बिल्कुल रास नहीं आती, देखो ना, इसलिए फिर से मेरी पार होती नहीं है, आपको डुबाना चाहते हैं। महक मृत्युंजय से कुछ कहती है उससे पहले मृत्युंजय बिस्तर से उतरते हुए बोला, तुम चाहे किसी से भी शादी करो, मैं तुम्हें जीजा नहीं कहूँगा।
इतना कहकर मृत्युंजय इरिटेशन में पैर पटकते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है। सुधांशु मृत्युंजय को जाता हुआ देखकर मुस्कुरा देता है तो महक सुधांशु से कहती है, तुम वापस क्यों नहीं आ जाते घर से ट्रेनिंग कर लेना। जिस पर सुधांशु कुछ पल चुप रहकर बोला, मैं एक बार एकेडमी वालों से बात करके देखता हूँ। महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, अपना ख्याल रखना और अपने जीजा जी की बात पर ज़्यादा ध्यान मत देना। सुधांशु अपना सिर हिलाकर ओके कहते हुए कॉल कट कर देता है। ध्रुवी फ़ोन अपने पॉकेट में रखते हुए बोली, मुझे भी ट्रेनिंग पर जाना है तो मैं जा रही हूँ। सुधांशु ध्रुवी की बात पर बोला, ठीक है, बहुत जल्दी मुलाकात होगी। ध्रुवी जाने से पहले सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, सुनो, मुझे कुछ चाहिए था। सुधांशु कंफ्यूज होकर बोला, मैं क्या दे सकता हूँ तुम्हें। ध्रुवी अपना फ़ोन निकालकर सुधांशु के साथ खड़ी हो सेल्फी लेते हुए बोली, मुझे एक सेल्फी चाहिए थी। सुधांशु ध्रुवी की तरफ देखने लगता है तो ध्रुवी कैमरे की तरफ देखती है तो सुधांशु उसके चिक्स पर किस कर लेता है, जिसके साथ ही फ़ोटो क्लिक हो जाती है। ध्रुवी फ़ोटो को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छी फ़ोटो है। सुधांशु ध्रुवी के हाथ को पकड़कर उसे लिफ्ट में ले आता है और दोनों फिर से ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। सुधांशु टाइम की तरफ देखते हुए बोला, मुझे जाना होगा, पैनकेक के लिए थैंक यू, फिर से मिलते हैं। इतना कहकर सुधांशु ध्रुवी के गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए एकेडमी के अंदर फिर से चला जाता है। ध्रुवी उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुरा देते और बाहर अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। इधर शारंग विला में शोभित का कमरा शोभित अदिति को दीवार से चिपकाए उसके सामने बिल्कुल करीब होकर खड़ा हुआ था और अदिति मुंह बनाकर अपना सिर नीचे करे खड़ी हुई थी। शोभित अदिति के ठुड्डी को पकड़कर उसके चेहरे के ऊपर कर धीरे से बोला, सॉरी। अदिति शोभित के हाथ को हटाते हुए बोली, मुझे सॉरी क्यों कह रही हो, जाकर वापिस से माफ़ी मांगे। शोभित इरिटेट होकर बोला, मैंने ऑलरेडी विप्लो से सॉरी कहा है और उसने मुझे माफ़ भी कर दिया, अब तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर अदिति कुछ सोच कर बोली, मुझे 3 दिन का व्रत रखना है, जिसके लिए मुझे सारे सामान चाहिए, तब माफ़ करूँगी। शोभित अदिति को घूरते हुए बोला, कोकुन, तुम खाने के बगैर 1 घंटे भी नहीं रह पाती, तुम्हें हर वक्त स्नैक्स या कुछ खाने को चाहिए। तुम 3 दिन का व्रत रखना चाहती हो, बेहोश हो जाएगी। जिस पर अदिति मुंह बनाते हुए बोले, मैंने देवी माता से परसों प्रॉमिस किया था, अगर मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करूँगी तो देवी माता मुझसे गुस्सा हो जाएगी ना। शोभित अदिति को घूरते हुए बोला, तो तुम्हें ऐसी प्रॉमिस करने के लिए किसने कहा था। अदिति छोटा सा मुंह बनाकर बोली, विक्की भैया गायब हो गए थे ना, बस इसलिए, बाकी मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं। शोभित गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारी जगह मैं व्रत रख लेता हूँ। क्यों आपने प्रॉमिस किया था या फिर मैंने प्रॉमिस किया था। जो आपको व्रत रखना है मैं ही रखूँगी। अदिति ने जिद करते हुए कहा। शोभित परेशान होकर बोला, तुम इतनी छोटी सी हो। अदिति गुस्से से बोली, मैं छोटी नहीं हूँ, मैं 20 साल की होने वाली हूँ, मुझे समझ में आता है सब कुछ, और दिन भर भूख में नहीं रहना होता, रात को खाऊंगा ना बहुत सारे फ्रूट्स। शोभित अदिति को घूरते हुए, अगर तुम बेहोश हुई ना तो उठाकर पटक दूंगा तुम्हें, बाद में मत कहना किसी सीनियर ने कुछ नहीं किया। अदिति रोते बोले, आप बहुत बुरे हो, हमेशा डांटते रहते हो। शोभित अदिति के चेहरे को पकड़ कर बोला, तुम ऐसा जिद क्यों करती हो जिसके लिए मैं अलाउ नहीं कर सकता। अरे यार, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। अदिति भीगी आंखों से शोभित की तरफ देखते हुए बोली, देवी माता साथ में रहेगी, मुझे कुछ नहीं हो। शोभित अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं और जिद नहीं करूँगा, लेकिन तुम खुद का ख्याल रखो। अदिति शोभित से दूर होकर खुश होते हुए बोली, मैं अभी महक दीदी से पूछ कर आती हूँ कि क्या क्या लगता है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। इतना कहकर अदिति जल्दी से कमरे के बाहर पर फुदकते हुए चली जाती है। शोभित उसे जाता हुआ देख कर एक गहरी सांस लेता है कि उसे बाहर से अदिति के चीखने की आवाज़ आती है। शोभित घबराहट में जल्दी से बाहर आता है तो देखता है अदिति ऋतिक की गोद में थी और ऋतिक बुरी तरीके से अदिति को घूरे जा रहा था। शोभित जल्दी से उन लोगों के पास जा अदिति को अपने पास खींचकर ऋतिक से बोला, तुम ठीक हो। ऋतिक ठीक से खड़ा हो अदिति को बुरी तरीके से घूरते हुए शोभित से बोला, इस बच्ची से कहो देख कर चले। जिस पर शोभित ऋतिक को घूर कर बोला, बच्ची नहीं है, फियांसी है मेरी। ऋतिक शोभित की बात को इग्नोर करते हुए बोला, आई डोंट केयर, लेकिन कोई बिना मर्जी के मेरे करीब आए मुझे नहीं पसंद। अदिति ऋतिक के गुस्से भरी आवाज़ पर जल्दी से बोली, सॉरी भैया, मैं जल्दी में थी ना, इसलिए।
आपको देख नहीं पाई, गलती मेरी थी। ऋतिक अदिति के कश्मीरी लाल गालों को देखते हुए थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और शोभित से कहता है, बॉस ने स्टडी रूम में बुलाया है। इतना कहकर ऋतिक स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। अदिति ऋतिक के जाने के बाद शोभित की तरफ देखते हुए बोली, वो गुस्सैल वाले भैया कौन थे? शोभित अदिति के नाक को पकड़कर खींचते हुए बोला, देख कर चला करो, वो बहुत गुस्से वाला है, तुम्हें कहीं उठाकर नीचे फेंक देता तो? नहीं, उन्होंने मुझे गिरने से बचाया, वो मुझे क्यों फेंकेंगे? अदिति ने ऋतिक को सोचते हुए कहा। शोभित स्टडी रूम की तरफ जाते हुए, जाओ अपनी दीदी से पूछ कर आओ और मुझे लिस्ट दे देना। अदिति जल्दी से महक के कमरे की तरफ चली जाती है। इधर अनमोल का कमरा, विप्लो और रिया अनमोल के कमरे में आते हैं। जैसे ही रिया अंदर आती है, अनमोल को छींकें आने लगती है। अनमोल अपने मुंह पर हाथ रखे रिया से दूर होते हुए बोला, तुमने उस चार्ली को गोद में लिया था क्या? विप्लो अनमोल के करीब आते हुए बोला, उसने लिया था, मैंने नहीं लिया था। अनमोल उन दोनों से दूर होते हुए बोला, निकलो मेरे कमरे से दोनों, तुम दोनों के आने के कारण मुझे छींकें आ रही हैं। रिया अनमोल की बात पर बोली, मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड को नहीं पसंद है, ये अच्छा नहीं लग रहा। जिस पर अनमोल रिया को घूरते हुए बोला, मुझे एलर्जी है। उनके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आती है। विप्लो अनमोल की बात पर नाक सिकुड़ते हुए बोला, बदबू आपके अंदर से आती है, मेरे चार्ली के अंदर से नहीं। मैं तो उसे हर रोज़ नहलाता हूँ। जितना महंगा आपका शैम्पू नहीं है ना, उतना मेरे चार्ली का है। विप्लो की बात पर अनमोल उसे घूरते हुए बोला, तो जाकर अपने उसे कुत्ते के साथ रहो ना, मुझे आकर क्यों परेशान कर रहे हो? विप्लो रिया की तरफ देखते हुए बोला, मोटी ब्रेकअप कर ले इनसे, किसी काम के नहीं है। इतना कहकर विप्लो जल्दी से कमरे से बाहर चला जाता है। अनमोल विप्लो के जाने के बाद रिया को घूरते हुए बोला, क्या था ये? रिया कुछ देर सोचकर दांत पीस दिखाते हुए बोली, ओपिनियन, हर इंसान का अलग अलग ओपिनियन होता है और विप्लो ने भी मुझे ओपिनियन दिया है कि मुझे आपसे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए। अनमोल अपनी आंखें छोटी करके बोला, रियली? मतलब मेरे कान में दिक्कत हो गई है, मैं पागल हो गया हूँ? जबकि उसने मेरे सामने कहा कि तुम्हें मुझसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि मैं किसी काम का नहीं हूँ। रिया अपना सर नहीं में हिलाकर बोली, आपसे ज़्यादा काम का कोई नहीं है प्रोफेसर, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप किसी काम के नहीं हो। इतना कहकर रिया जल्दी से कमरे से बाहर भाग जाती है। अनमोल कूटते हुए बस रह जाता है। वीर का अपार्टमेंट। खुशहाली चुपचाप उठकर बिस्तर पर बैठी हुई थी। वीर बाहर से कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, मिस गोयनका। खुशहाली वीर की आवाज़ पर जाकर दरवाज़ा खोलती हो तो सामने वीर अपने हाथों में कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट पकड़ा खड़ा हुआ था। खुशहाली ब्रेकफास्ट को देखते हुए वीर से बोली, आपको कैसे पता कि मुझे कॉफ़ी पसंद है? जिस पर वीर बोला, कल जब मैं सारंग विला गया था तब मैंने कॉफ़ी टेबल पर 2 कॉफ़ी के कप देखे थे। वैशाली कॉफ़ी नहीं पीती, इसका मतलब साफ था कि आपने और अमृत ने पिया था। जिस पर खुशहाली हल्का मुस्कुरा कर बोली, IQ लेवल काफ़ी हाई है। अच्छी बात है। जिस पर खुशहाली हल्का मुस्कुरा कर बोली, IQ लेवल काफ़ी हाई है, अच्छी बात है। चलो तो आप ब्रेकफास्ट अंदर करेंगे या फिर हॉल में करेंगे? वीर ने सवाल किया। जिस पर खुशहाली बोली, हॉस्पिटल चलते हैं। वीर कुछ पल शांत रह कर बोला, मुझे नहीं लगता कि आपको अबॉर्शन करवाना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।